एक मुकदमा होगा और सुप्रीम कोर्ट से नीचे सुनवाई नहीं होगी तो 20-25 लाख रुपए तो वैसे ही उसके दोबारा तो कोई मतलब दोबारा दूसरा केस उठाने लायक नहीं रहेगा जर्नलिस्ट, तो सिस्टम से टकराने का इतना बड़ा काम किया होगा। तो फिर हमें लगा कि यार इस पॉलिटिक्स को बदलना चाहिए। तो पॉलिटिक्स को बदलने के लिए शुरुआती उसमें हमने सोचा कि भाई पीडी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एकमात्र ये पार्टी है जिससे कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे पॉलिटिकल सोच नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में डटे रहने के लिए एक जो चीज़ होती है कि एक तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होना चाहिए आदमी कि भाई संगठन पर ध्यान दे और लॉन्ग टर्म संघर्ष करने का जिसका हो, अन्याय के खिलाफ और लड़ सके, वो नहीं था। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से कोशिश की, तो हमें कितने सारे मामले ऐसे हैं जहाँ पे चुप करा दिए, एक ही बोल दिए गए तो अपनी पुरानी फिटनेस निकाल रहा है कि हमारा काम तो लड़ना ही था, पहले लिख के लड़ते थे, सड़कों पर लड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमें लगा कि यार तो कभी भाजपा की ओर लड़ जाते हैं, कभी कांग्रेस की ओर तो हमें लगा चलेगा नहीं, क्योंकि जब हम फील्ड में कितना ही लड़ेंगे, लेकिन जब हमें पता हो कि हमारा बॉस ऑलरेडी कंप्रोमाइज है ऊपर, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोगों ने बोला भाई कि इलेक्शन लगा कि ये जो है वैसे ही बना रहेगा, इसमें बदलाव आना मुश्किल है। तो फिर जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो फिर वो कैसे, एक बड़ा सवाल था। तो हम लोगों ने कहा चलो जब हम लोग पत्रकारिता में सवाल उठाते रहे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम ही विकल्प बने इस बात के लिए कि चलो हम ही शुरुआत करते हैं। तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई। इसके पीछे नाम रखने के पीछे भी बड़ा कारण है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी नाम है। तो उसके पीछे यही कि आम आदमी दो तरीके की विचारधारा वाला आदमी, या तो राष्ट्रवादी सोच को लेके जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं कि साहब देश के नाम पे सब कुर्बान हो जाओ, बाकी सब संकीर्णता है, और दूसरी विचारधारा है कि जो अपने स्टेट को फर्स्ट मानते हैं कि यार क्षेत्रीय आधार पर चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन किया, तो हमें ये लगा कि भाई चीज़ में एक तरीके से उत्तराखंड में मैंने जो देखा कि उपनिवेश बन गया है सेंट्रल पार्टीज़ का और उनके बड़े नेताओं का, दिल्ली वाले लोगों का कि, और यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ के सारे संसाधन, रोजगार से लेकर के सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं और बाहर से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। यहाँ का टिकट, यहाँ का पोर्टफोलियो, यहाँ की हर चीज़ हम भेजते हैं यहाँ से अपना जनप्रतिनिधि, वो वहाँ पे रिमोट कंट्रोल और कठपुतली की तरह काम करते हैं। और बात भी यही होगी कि यार पार्टियों का वो इतना मजबूत हो गया कि पार्टी से हटके कोई लड़ा तो मतलब वो हार जाएगा, उनका जो पूरा सिस्टम है। तो उन्होंने पूरे पब्लिक को इस तरीके से, माइंड को इस तरीके से हैक कर रखा है कि मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता के नाते मेरे ऐसा होता है कि जो ट्रेनिंग आपकी होती है आपका माइंड सेट उस तरीके से हो जाता है। तो हमारे सामने जैसी कोई समस्या आती है हम उसे फट से सॉल्व करने की सोचते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी है, सब वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए जुड़ा हुआ है। आप कुछ लोन लेंगे, सब्सिडी लेंगे और ये सब ऐसा भी नहीं है। आप आम आदमी के लिए तो ऐसी बात नहीं कह सकते हो कि जो परिवार जनसंघ के साथ जुड़ा हुआ है तब से, और जनसंघ को वोट डालता आया था, फिर बीजेपी आ गई, बीजेपी को वोट डाला लगातार। किसी भी विधायक ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बाजपुर से जो शुगर मिल से रिटायर हुए हुए कर्मचारी हैं 2015 के रिटायरमेंट वालों को आज तक एक कॉलोनी है, वहाँ पे कोई सड़क नहीं है या एक बड़ा इलाका है जिसकी कोई छोटी सी नहीं है, तो आपस में क्या होता है कि किसी भी कॉलोनी में लोग ना आपस में पुराने झगड़ों से चिड़े रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, या वो सोचते हैं कि बगल वाला आवाज़ उठा रहे हैं, करते हैं। तो मैंने एक बात देखी कि अगर जैसे हम लोग भी अभी 1985 की सड़क की बात करते हैं, वहाँ पे एक आदमी है, वो भाजपा का बहुत पुराना मेंबर है, 1985 से उनकी सड़क नहीं बनी, XRP पर्सन है, तो केवल उसने हमको बुलाया। हम लोग 7-8 लोग गए, हाँ जी बताइए क्या बात है, बोले जी ये देखो 1985 से यहाँ पे सड़क नहीं, लोग खड़े हुए, तो वो कॉलोनी में लोग पहले भी तो खड़े हो सकते थे, लेकिन वो उसके साथ खड़े हुए, उनके साथ नहीं वे खड़े, या उन्होंने उनको एक काम खड़ा किया, बहुत सारी चीज़ें होती है, इको प्रॉब्लम होती है, सब इकट्ठे हो गए। तो हमने जाकर के सांसद को बोला भाई तुम क्यों नहीं बना रहे थे, बना। उन्होंने कहा ठीक है, कल ही जाके मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं 2 सड़कें करवा, हमें नहीं मतलब तो ठेका किसी को दे, कोई बनाए तुम्हारा आदमी, मुझे मतलब हमें सड़क चाहिए। सड़क नहीं होगी तो हम ये नहीं बोलेंगे, तो स्ट्रेटेजी भी होती है ना, जैसे अभी तक की ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी क्या होती है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर सड़क नहीं बनाएंगे तो ये जो सत्ता वाली पार्टी होती है उसी को प्रॉफिट फायदा करती है। रोड नहीं तो वोट नहीं, मतलब जिसके खिलाफ तुम हो, जिससे नाराजगी है उसको तुम वोट नहीं दोगे तो घर में बैठ जाओ। चाहती है कि घर में बैठे कांग्रेस को वोट न दे या दूसरी पार्टी को वोट न दे, तो उनका तो फायदा ही है।
या नोटा भी दे देंगे तो भी न्यूट्रल हो जाएगी। आशा है हम इस बार उसके कैंडिडेट को नहीं देंगे, क्योंकि हम 5 साल देख चुके हैं। अगर ये रोड नहीं बनी उस कैंडिडेट को नहीं देंगे, बस आपको पार्टी कैंडिडेट चाहे जिसको मर्जी दे, फिर उनको लगेगा कि ये तो डायरेक्ट नुकसान है। तो ये चीज़ें बताने के लिए भी मुझे लगता है कि नई तरीके की पॉलिटिक्स की जरूरत है, जो पब्लिक के द्वारा ये बुलाए। नहीं तो पब्लिक क्या बोलती है, अच्छा सेवा दिया है भैया, नहीं हम तो उसी को वोट देंगे जो रोड बनाएगा। भाई हम कहाँ से बनाएंगे रोड? कोई हम विधायक हैं, कोई हम मंत्री हैं, कोई हमारी सरकार है, हम तो आपकी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन लोग बोल देते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो उसी को वोट देंगे जो सड़क बनाएगा। तो सड़क तो फिर पानी सरकार ही बनाई, सरकार के पास ही बजट है, सरकार सुनी इसलिए। पर सरकार को जो दबाव डाले, उसको जो तैयार करे या जनता के लिए जो संघर्ष करे, तो इस पूरी पॉलिटिक्स का परसेप्शन बदलने की जरूरत है। पब्लिक की सोच में ही वो बिठा दिया है। जो कांग्रेस सत्ता में रहती है उसने वही आगे बढ़ाया, भाजपा सत्ता में आई उसने वही आगे बढ़ाया। हालांकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे काशीपुर में भी समझिए शहर ऐसी दूसरे वार्ड में मेरे ख्याल से 40 वार्ड है करीब, 40 वार्ड, हर वार्ड में भी 5 करते हैं कि जो लोग डरे रहते हैं, यानी भाजपा वाले हैं, मतलब वरना तो डराया ना जाता है कि अच्छा जी तुम उसके बस्ते पे क्यों बैठे रहो, तुम्हारी जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं बनी है, तुम्हारी गली की सड़क ही नहीं बनी, ऐसे भी होता है। लेकिन ये कि जब लोग यूनाइट होंगे तो ये समस्याएं सॉल्व होने लगेगी, और जो लोगों के अंदर का डर है वो निकलने लगे। तो ये जो पार्टी की शुरुआत है बेसिकली इसका उद्देश्य हुई कि लोगों के अंदर से डर नहीं है, हम लोगों को कुछ 10-15 लोग ऐसे इकट्ठे हों कि जो लोगों को हौसला देना कि भाई हम खड़े हैं, चलो क्या प्रॉब्लम, आपके लिए आए हैं, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, वोट जिसको मर्जी दे देना, राम पे दे देना, हिंदू पे दे देना, मुस्लिम पे दे देना, जिसको मर्जी, पर हम आपकी समस्या के लिए आए हैं। अभी केवल समस्या की बात होगी, और अगर आप चाहते हो कि हमने आपकी समस्या सॉल्व कर दी, जब हम लोगों को बुलाते हैं कि आपने रोड बना दी, थैंक यू, या फलानी चीज़, या आपने भर्ती वाला मुद्दा उठाया, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस फोन आते हैं, थैंक यू कि आपने वो कर दिया, ये हो गया, तो हम कहते हैं भाई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, हमने जो किया आपके लिए खड़े हुए, आप भी किसी और के लिए, हमने आपको जोड़ा, आप किसी और को जोड़ो, तभी तो हम ताकत बनेंगे। नहीं तो हम 10-12 लोग हैं, कितनी देर तक लोगों की ताकत बनेगी, हम भी थकेंगे। अब अगर जैसे हर बात के लिए अगर हमें देहरादून से यहाँ पे आना पड़े, भाई हम ये सोचते हैं 10-12 लोग, एक तो मुद्दों के लिए तो चलो हम आ जाएंगे, लेकिन हर बात नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम लोग आप अपने विचार की रख लेते तो अभी जैसे कुछ दिन पहले से ना वकीलों का यहाँ पे एक बड़ा मामला हुआ कि आप लोग थोड़ा सा और अंदर को जाइए। वीडियो चल रही है। थोड़ी थोड़ा हमारा संगठन बन जाए, हम काम कर रहे हैं, हम लोग अपना ना चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा हम आपको समझ रहे हैं, आइए संगठन को ही मजबूत बनाते हैं, संगठन पर ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज क्षेत्रीय किसी न किसी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार तो होती है। आज भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था वो आज भी नहीं बना, मुद्दे आज भी जस के तस हैं, बल्कि कई सारा पलायन की जो दुर्दशा है वो ज़्यादा और खतरनाक हो गई। यहाँ की जो स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो और ज़्यादा चौपट हो गई। पलायन है, जंगली जानवरों के जो हमले हैं या हिंसा है, अपराध है,
वो और ज़्यादा बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। तो एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी होने का एक मतलब था कि अगर इस राज्य को क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी गवर्न कर रही होती, एक परिवार की जैसी एक यूनिटी होती, लेकिन ये बारी बारी से जिस तरीके से बाहरी दलों के कारण जो है ये राज्य चला जाता रहा, उसके कारण जो यूनिटी भी थी वो भी उत्तराखंड की कहीं ना कहीं बिखर गई है। दूसरी बड़ी बात है कि उत्तराखंड बनने से पहले आप ये लगा लो, जैसे सपोज जनजाति का जो आरक्षण है या उस तरीके के जो हमारा हिस्सा था पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के टाइम ओबीसी थे, एसटी थे, उनका जो अपना हिस्सा था वो भी खत्म हो गया। अगर ये कि मूल निवास को लेकर के अगर यहाँ बात बनी रही तो SC ST और OBC के आरक्षण में यहाँ के उत्तराखंड को एक बड़ा हिस्सा होता है। तो एक तरीके से तो गलत पॉलिसीज़ के कारण, गलत सिस्टम के कारण उत्तराखंड के जो अपने हक थे वो भी खत्म होते चले गए। तो एक तरीके से राज्य बनने के बाद नुकसान ही हुआ, क्योंकि इस राज्य को जिस तरीके से संभाला जाना चाहिए वो हम लोग नहीं संभाल पाए, हमारी नीति नियंत्रण उसका ध्यान नहीं दिया। अच्छा, भू कानून को लेकर के एक बड़े ये है कि एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा कि देहरादून में एक झील बन रही थी, सूर्यधार झील। अब आप लगा लीजिए कि एक जगह पे झील बनेगी तो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास का एरिया पर्यटन के रूप में विकसित होगा, रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित होगा। तो नीति नियंताओं ने क्या किया कि जहाँ पे झील बननी थी उसकी घोषणा बाद में करी, उसके आसपास की जितनी ज़मीनें हैं पहले खुद खरीदी और बड़े दामों पे बाहर वालों को बेच दी। सरकार में शामिल खुद जो सरकार के सलाहकार हैं, OSD हैं, PRO हैं, उनके बाकायदा इस बात के स्टिंग सामने आए, वीडियो सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे झील बननी है, इसके आसपास का एरिया खरीद दो, नहीं तो बाद में ये महंगी हो जाएगी लैंड, और बाद में घोषणा कर ली। आज यहाँ पे कहीं भी आप लगा लो कि कहीं भी नेशनल हाईवे बनता है, भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, आप लगा लो नेशनल हाईवे बाद में घोषणा होती है कि यहाँ से निकलेगा, लेकिन उनको पहले पता होता है। एक एक आदमी के पास नेशनल हाईवे के आसपास की अगल बगल की 500-500 रजिस्ट्रियाँ हैं। तो किसके लिए बना ये राज्य? यहाँ के राज्यों को, यहाँ के आदमी को क्या फायदा है? आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया तो उसके आसपास की ज़मीनें पहले खरीदी, आपने यहाँ से नेशनल हाईवे निकाला तो उसके आसपास के रजिस्ट्री पहले वो कर ली। NH-74 घोटाला जो है, कितना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला आज की डेट में कहाँ है? उसके जो सूत्रधार हैं, उसके जो मेन मुखिया जो आरोपी है, मास्टरमाइंड है, किस हालत में? आज उनके प्रमोशन हो रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भू कानून को लेकर के जो बाहर के दल हैं वो इसलिए सीरियस नहीं है कि यहाँ की उत्तराखंड की ज़मीनों की लूट खसोट में वही दल शामिल है, उन्हीं दलों के नेता शामिल हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पर भू कानून लागू हो। अच्छा, आप उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब हमारा उत्तराखंड अलग राज्य बना, परिसंपत्तियों का बंटवारा होना था। एक उदाहरण मात्र लूँ मैं कि टिहरी डैम हमारी धरती पर बना, हमारे लोगों का यहाँ पे विस्थापित हुआ, हमारे लोग बर्बाद हुए, हमारे लोगों को डिसमेंटल किया गया, हमारे हक हकूक, हमारे मकान, हमारी दुकान, हमारा घर, हमारे खेत गुजरे, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हुआ? उत्तर प्रदेश को हुआ। क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश को इसलिए हुआ कि दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, वहाँ ज़्यादा सांसद है, यहाँ 5 सांसद है, तो सिर्फ 5 सांसद आए जाए कि रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए यहाँ के जंगल पे लूट है, यहाँ की नदियों की लूट है, यहाँ खनन की लूट है, यहाँ अवैध शराब है, यहाँ अवैध स्मैक है, यहाँ पे जितने नदी नालों पे जितने पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं सबकी लूट है, यहाँ पे जितने टैक्स हॉलीडे के नाम पे जितने इंडस्ट्रियल लूट है वो कहीं और दूसरे राज्य में थोड़ी है। वो क्यों है? आप यही जो आप भी हमारे साथ उत्तराखंड की जो लूट है इसको बंद करने की जो लड़ाई है इसके साथ एकजुट होइए, इसके लिए लड़िए, तभी हमारा राज्य बच सकता है। नहीं तो ये मात्र एक उपनिवेश बन जाएगा, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में पूरा भारत एक उपनिवेश था, उसको लंदन वाले लूट रहे थे, आज जो है हमको दिल्ली वाले लूट रहे हैं। धन्यवाद हमको जोड़ने